A very good morning to all of you. Welcome back to Ansarkari. So आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट टाइप्स ऑफ बैंक्स। इसमें जितने भी डिफरेंट टाइप्स के बैंक्स इंडिया में फंक्शन करते हैं उनके फीचर्स समझेंगे। फीचर्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं एंड डिफरेंस इन देम। जो डिफरेंस वाला पॉइंट है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, टाइप्स ऑफ बैंक्स कितने हैं? सेंट्रल बैंक है, आरबीआई, कोऑपरेटिव बैंक्स है, कमर्शियल बैंक फंक्शन करते हैं, आरआरबी जो रीजनल रूरल बैंक्स है, रूरल एरियाज में रूरल एरियाज की जो बैंकिंग नीड्स है उनको केटर करने के लिए फंक्शन करते हैं, लोकल एरिया बैंक्स है, स्पेशलाइज्ड बैंक्स हैं कुछ लाइक सिडबी। देन वी हैव स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड पेमेंट बैंक्स। तो ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बीच में डिफरेंस पता होना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद कोऑपरेटिव बैंकिंग। तो कोऑपरेटिव बैंक फाइनेंशियल एंटिटी है जो बिलोंग करती है उसके मेंबर्स को एंड हु आर एट द सेम टाइम ओनर्स आल्सो एंड कस्टमर्स ऑफ देयर बैंक। तो ओनर्स भी वही हैं एंड कस्टमर्स ऑफ द बैंक भी मेंबर्स ऑफ द बैंक है। सो कोऑपरेटिव बैंक्स इंडिया में रजिस्टर्ड है स्टेट्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। तो आपको एक्ट्स पता होनी चाहिए कौन सी एक्ट के अंदर उनको रेगुलेट किया जाता है। तो कोऑपरेटिव बैंक्स को आरबीआई भी रेगुलेट करता है एंड दे आर गवर्न्ड बाय टू एक्ट्स, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट एंड बैंकिंग लॉस कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। फीचर्स की बात करें तो ये हमने देख लिया, कस्टमर ओन एंटिटीज होते हैं, डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल होता है कोऑपरेटिव बैंक्स में एंड इसके अलावा वन पर्सन वन वोट जब हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं। प्रॉफिट एलोकेशन की बात करते हैं तो सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द ईयरली प्रॉफिट, बेनिफिट्स या सरप्लस की हम बात करें तो दीज आर एलोकेटेड टू कॉन्स्टिट्यूट द रिजर्व्स एंड जो पार्ट ऑफ द प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग्स दी members as well with the legal and statutory जो भी limitations exist करती है। then financial inclusion में definitely बहुत important role play करते हैं specifically जो unbanked rural masses हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस अगर हम बात करें तो सबसे पहले अर्बन एंड रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं, अर्बन एंड रूरल एरियाज में उनको डिवाइड किया हुआ है। तो अर्बन में फर्दर शेड्यूल्ड यूसीबीज भी हैं और नॉन शेड्यूल्ड भी है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ब्रैकेट में है नंबर्स लिखे हुए हैं, नंबर ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ज्यादा है कि रूरल, तो आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए, इसकी क्लैरिटी भी पता होनी चाहिए। तो रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन ज्यादा है नंबर में कंपेयर टू द अर्बन। आप देख सकते हो कितना ज्यादा डिफरेंस है। रूरल एरिया में अराउंड 1,10,000 है एंड अर्बन एरिया में ओनली 1,853 एग्जिस्ट करते हैं। तो अर्बन को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड में एंड जो शेड्यूल्ड के अंदर है मल्टी स्टेट में जो फंक्शन कर रहे हैं और जो सिर्फ एक स्टेट के अंदर ही फंक्शन कर रहे हैं। नॉन शेड्यूल्ड में अर्बन एरियाज में फर्दर मल्टी स्टेट एंड ऑपरेटिंग इन सिंगल स्टेट। रूरल जो कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं वो शॉर्ट टर्म लैंडिंग और लॉन्ग टर्म लैंडिंग के बेसिस पे डिवाइडेड है। तो शॉर्ट टर्म लैंडिंग वाले जो हैं वो ज्यादा हैं, उसमें फर्दर आप डिवाइड करोगे तो जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज हैं, तो ये शॉर्ट टर्म लैंडिंग पर्पसेस के लिए फंक्शन कर रही है। एंड लॉन्ग टर्म के अंडर वी हैव दी SCRDBs जो स्टैंड करती है स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एंड लॉन्ग टर्म में एक और है प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। ऑलराइट, तो ये स्ट्रक्चर के बारे में हमने यहाँ पे बात कर ली। नंबर्स हमने देख लिया, रूरल का ज्यादा है एंड रूरल में भी जो शॉर्ट टर्म लैंडिंग पर्पस के लिए बनाए गए हैं उनका नंबर इज मोर देन कंपेयर टू द लॉन्ग टर्म पर्पस। देन वी टॉक अबाउट, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है जब हम बात करते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में कि डुअल रेगुलेशन एग्जिस्ट करता है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं इट क्रिएट्स कंफ्यूजन। सो इट इज सुपरवाइज्ड बाय द स्टेट रजिस्ट्रार्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज जब हम बात करते हैं सिंगल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स की, एंड by the central registrar of cooperative societies when we talk about the multi-state cooperative banks, and it is also regulated by RBI। तो यहाँ पे we see कि जो इन्वेस्टमेंट्स या प्रूडेंशियल एक्सपोजर नॉर्म्स है दे आर रेगुलेटेड एंड सुपरवाइज्ड बाय आरबीआई अंडर द प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। तो एज आई सेड कि आपको एक्ट्स पता होने चाहिए कौन सी एक्ट के अंदर वो बनाए गए हैं, रेगुलेट किए जाते हैं। कमिंग टू द सेकंड टाइप ऑफ बैंक व्हिच इज दी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स अगर हम समझे तो अगेन ये भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लाइक लोन्स देता है, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स इशू किए जाते हैं, सेविंग्स बैंक अकाउंट आप ओपन कर सकते हो, ओवरड्राफ्ट्स की सर्विसेज अवेलेबल है टू द कस्टमर्स एंड अगेन दीज आर प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस। प्रॉफिट मेकिंग में अगेन जो कैसे ये प्रॉफिट अर्न करते हैं
जो लोन पे इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है और जो बैंक के अंदर डिपॉजिट्स किए जाते हैं उन पे जो इंटरेस्ट रेट बैंक्स देता है एज प्रॉफिट एज इंटरेस्ट टू द कस्टमर्स, तो उस इंटरेस्ट, ये दो इंटरेस्ट रेट में जो डिफरेंस होता है उसके थ्रू बैंक अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं। इसके अलावा पर्सनल लोन्स भी दिए जाते हैं। And apart from this, loans from the money deposited by the customers, इस पैसे से जो डिपॉजिट्स किए जाते हैं इसमें से ही बैंक लोन्स देता है एंड उसके थ्रू ही वो अपना प्रॉफिट भी अर्न करता है। All right. So apart from this, it also helps in creating capital, credit, as well as liquidity in the market. So this is one of the major functions या factor जब आप बात करते हो stability of the banking system or the financial system. Then these banks, they are generally physically located mostly in cities, but these days we are seeing कि online banking services जो है that is also increasing. So कमर्शियल बैंक्स के भी फर्दर क्या टाइप्स होते हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो सरकारी बैंक्स होते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड देन रीजनल रूरल बैंक्स, दीज आर सम टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं, आरआरबीज जो हैं, वो भी टाइप ऑफ कमर्शियल बैंक है। फंक्शंस की हम बात करें तो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, लोन्स दे सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ मनी किया जा सकता है इजिली, डिस्काउंटिंग बिल सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है बाय द कमर्शियल बैंक्स। देन इंपॉर्टेंट क्यों है कमर्शियल बैंक्स? ऑब्वियसली दे हेल्प इन क्रिएटिंग लिक्विडिटी इन द मार्केट एंड इसके अलावा जब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी या फिर क्रेडिट नीड्स सर्व करते हैं लोगों की। और जैसे कि जब हम बात करते हैं, अगर हम जनरली बात करें कि व्हाई डू वी नीड अ बैंक, व्हाई बैंक इज नीडेड, तो जिन लोगों के पास सरप्लस फंड्स अवेलेबल हैं वो लोग अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं बैंक के अंदर, एंड जिन लोगों को नीड होती है उनको बैंक ये पैसा लेंड करता है इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। सो दैट्स व्हाई बैंक एक तरीके से इंटरमीडियरी की तरह एक्ट करते हैं। देन मूविंग फर्दर एग्जांपल्स अगर आप देखो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के इंडिया में जो है पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, एसबीआई, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सारे सरकारी बैंक्स है, कमर्शियल बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर में यू हैव सिटी यूनियन बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, फेडरल बैंक, दीज आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स। आप 3 से 4 एग्जाम्पल बस पता होना चाहिए। फॉरेन बैंक्स की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बैंकिंग ग्रुप लिमिटेड है, नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक, वेस्टपैक बैंकिंग कॉर्पोरेशन फंक्शन कर रहा है, एचएसबीसी, सिटी बैंक जो है, एंड डीबीएस बैंक। सो दीज आर सम दी foreign banks which are functioning in India. So India में there are around 40 foreign banks right now. Coming to the third type of bank which is functioning in India, these are RRBs. So नाम में ही रीजनल है और रूरल है। तो रूरल एरियाज की जो क्रेडिट नीड्स हैं, अगेन बैंकिंग नीड्स हैं, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। तो एक तरीके से यूनिक टाइप ऑफ कमर्शियल बैंक्स हैं आरआरबीज, जो स्पेसिफिकली लेंड करते हैं एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को और रूरल इकोनॉमी को रिड्यूस्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो आरआरबीज को इंडिया में 1975 के अराउंड फाउंड किया गया एंड दीज आर गवर्न बाय द रीजनल रूरल बैंकिंग एक्ट। So RRBs में 50-50 joint ventures है between federal government and the state governments as well as commercial banks also. So between 1987 and 2005 इंडिया में around 196 RRBs established किए गए। 2005 की हम बात करें तो government began merging these RRBs। जब हम again efficient functioning की बात करते हैं या governance reforms की बात करते हैं, RRBs को हमने merge करना start कर दिया looking at their performance. So इससे जो total number था RRBs का, it came down to 82. So single RRB, it cannot open branches in more than 3 districts that are geographically connected. So this is one limitation which is imposed upon them. And apart from this, ये हम देख चुके हैं कौन सी एक्ट के अंडर रेगुलेट किए जाते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, टाइप ऑफ कमर्शियल बैंक्स हैं, एंड रूरल एरियाज की जो रूरल प्रॉब्लम्स की फाइनेंशियल नीड्स हैं उनको केटर करने के लिए इनको बनाया गया। 2005 में वी इनिशिएटेड द कंसोलिडेशन प्रोग्राम जिनमें आरआरबीज को मर्ज किया गया एंड दैट नंबर वाज अराउंड यू कैन से 85, तो डिक्लाइन हो गया फ्रॉम 196 टू अराउंड 30 to around 43 by financial year 21, and that 30 of the 43 जो regional rural banks थे, they reported net profits also. तो these are profitable. जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं आरआरबीज की, तो ऑथराइज जो कैपिटल है वो फिक्स है ₹1 करोड़ पे, इशूड कैपिटल ₹2 लाख, 50% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है, 15% कंसर्न स्टेट जहाँ पे आरआरबीज फंक्शन कर रहे हैं, रेस्ट जो 35% है वो स्पॉन्सरिंग बैंक को
करना इंपॉर्टेंट। तो आरआरबीज दे आर डायरेक्टेड एंड मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो देयर इज वन चेयरमैन व्हिच इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, then 3 other directors are also there nominated by central government, not more than 2 directors to be nominated by the state government also, and not more than 3 directors to be nominated by the sponsoring bank। तीनों स्टेक होल्डर्स अपने अपने डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। रोल ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स, तो क्रेडिट फैसिलिटीज को सर्व करना, ग्रांटिंग ऑफ लोन्स टू द पीपल एंड एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स ऑल्सो, ग्रोथ को केटर करना, लोकल इफेक्ट जो होता है अगेन उसकी वजह से जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है दैट इज मैसिव। एंड ऑब्वियसली सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है एग्रीकल्चर सेक्टर पे, फ्लो ऑफ क्रेडिट होता है, दैट इज यू कैन से कि स्मूथ फ्लो ऑफ क्रेडिट इज इंश्योर्ड थ्रू आरआरबीज। ऑलराउंड डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, आज के टाइम में हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं। एंड देन गवर्नमेंट ऑपरेशंस सक्सेसफुल कैरी आउट करना, प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटीज टू रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट रोल एंड दैट्स हाउ आप चार्ट के फॉर्म में भी अपने मेंस के आंसर में भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। Now coming to payment banks in India, this is the fourth type of bank which exists in India. So currently India में 6 payment banks है which are operating. Initially there were 11. एंड जो आरबीआई की गाइडलाइन इशू की गई 2014 के अंडर, तो दे हैव टू अडेयर टू दैट। एंड इसके अलावा अगर हम फंक्शंस या फीचर्स की बात करें पेमेंट बैंक्स की, तो आप अपना सेविंग्स अकाउंट डेफिनेटली ओपन कर सकते हो किसी भी पेमेंट बैंक में, बट पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता है। बेसिकली लोन्स नहीं लेंड कर सकता है पेमेंट बैंक। तो क्रेडिट कार्ड भी एक टाइप का लोन ही होता है, तो क्रेडिट कार्ड नहीं इशू किए जा सकते, डेबिट कार्ड वो इशू जरूर कर सकता है। और आप अपना सेविंग्स अकाउंट भी ओपन अप करा सकते हो, करंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। सो दीज आर 6 पेमेंट बैंक जो इंडिया में अभी हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, एनएसडीएल पेमेंट बैंक, फिनो एंड जियो पेमेंट बैंक। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या है पेमेंट बैंक्स ऑफ इंडिया? So almost 60% जो people हैं country, they're still not connected with the banking services. तो जब हम specifically financial inclusion की बात करते हैं, तो we see कि right now 60% जो इंडिया में population है that is not connecting with the banking sector. तो again एक ये major objective है, या बोल सकते हैं potential exist करता है of expansion of the banking services. So इसको cater करने के लिए we have payment banks rural areas में specifically, जो remote areas हैं, unorganized sector है, उसको cover करने के लिए, एंड जो माइग्रेंट्स हैं स्पेसिफिकली माइग्रेंट पॉपुलेशन जो है, एंड पीपल रिजाइडिंग अब्रॉड इन सर्च ऑफ जॉब। सो मेन ऑब्जेक्टिव जो है पेमेंट बैंक का दैट इज टू इंश्योर द फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय प्रोवाइडिंग पेमेंट्स रेमिटेंस सर्विसेज टू माइग्रेंट लेबर वर्कफोर्स। सेविंग्स अकाउंट आप ओपन करा सकते हो, स्मॉल बिजनेसेस अगेन एमएसएमई सेक्टर को कनेक्ट करना, जो लो इनकम हाउस होल्ड हैं एंड वर्कर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सो फीचर्स क्या है पेमेंट बैंक्स के? सो पेमेंट बैंक्स ऑलमोस्ट सेम ही तरीके से फंक्शन करते हैं जैसे कमर्शियल बैंक्स फंक्शन करते हैं, बट यस कुछ रिस्ट्रिक्शंस डेफिनेटली है। तो लाइक कमर्शियल बैंक्स जो हैं, पेमेंट बैंक्स भी एक्सेप्ट कर सकते हैं मनी एज इज अ फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, बट जो लिमिट है वो फिक्स्ड है। मतलब कि पेमेंट बैंक्स में आप सिर्फ मैक्सिमम अमाउंट ₹1 लाख तक ही डिपॉजिट कर सकते हो पर कस्टमर। देन पेमेंट बैंक्स इंटाइटल्ड हैं टू इशू द एटीएम और डेबिट कार्ड्स, बट वो क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। तो एक ही चीज आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। एंड इसके ऊपर डायरेक्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो आपको ये फीचर्स क्लियरली पता होने चाहिए। पेमेंट बैंक्स ऑथराइज्ड हैं टू ओपन बोथ सेविंग्स एंड करंट अकाउंट। पेमेंट बैंक्स में आप बेसिकली पेमेंट बैंक्स आपको लोन्स नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड पेमेंट बैंक्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते डिपॉजिट्स फ्रॉम एनआरआईज। इट मीन्स कि जो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जो बाहर सेटल्ड हैं, they cannot deposit their money in the payment banks. All right, तो ये भी एक important feature हो जाता है। Then payment banks they will be allowed to make the personal payments आप कर सकते हो, remittances receive कर सकते हो from cross border on करंट अकाउंट में आप रेमिटेंसेस रिसीव कर सकते हो, बट एनआरआई डिपॉजिट्स नहीं कर सकते। पेमेंट बैंक्स दे विल हैव टू डिपॉजिट द अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ अगेन जो सीआरआर है, जो सीआरआर एंड एसएलआर के नॉर्म्स हैं वो उनको फॉलो करने पड़ते हैं। पेमेंट बैंक्स दे हैव टू इन्वेस्ट मिनिमम 75% ऑफ जो उनका डिमांड डिपॉजिट्स है गवर्नमेंट ट्रेजरी। अगेन यहाँ हम एसएलआर की बात कर रहे हैं, तो इसको भी अडेयर करना इंपॉर्टेंट है। पेमेंट बैंक्स दे कैन प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ यूटिलिटी बिल पेमेंट्स आल्सो टू द कस्टमर्स। लाइक आपको अगर मोबाइल पेमेंट करनी है, मोबाइल रिचार्ज आपको करना है, इलेक्ट्रिसिटी अगर स्मार्ट मीटर्स आपको रिचार्ज करने हैं, तो वो अगेन आप पेमेंट बैंक ऐप के थ्रू आप कर सकते हो।
And payment banks, they cannot open subsidiaries to undertake NBFC service activities. Then payment banks, with the approval of RBI, they can work as a partner with other commercial banks also, and वो म्यूचुअल फंड सेल कर सकते हैं, पेंशन प्रोडक्ट्स एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हैं. तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है. Then they must use this word payments bank in their names also, like पेटीएम पेमेंट्स बैंक, उनके नेम में ये टर्म होना इम्पोर्टेंट है. पेमेंट बैंक्स दे विल बी अलाउड टू प्रोवाइड इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज, मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं. दे कैन बिकम अ बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी अदर बैंक एज वेल, एंड दे हैव टू कंप्लाई विद द गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई. तो ये हम यहाँ रेगुलेशन की भी बात कर रहे हैं साथ के साथ. एंड दे कैन एक्सेप्ट रेमिटेंसेज व्हिच कैन बी अगेन रिसीव्ड फॉर मल्टीपल पर्पसेस. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, ये सारे ऑप्शन अवेलेबल है जब हम फंड ट्रांसफर की बात करते हैं या इवन व्हेन इट कम्स टू रिसीविंग द रेमिटेंसेस. नाउ एक बार देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक्स लाइक एसबीआई, पेमेंट्स नेटवर्क ऑपरेटर्स लाइक मास्टर कार्ड और जो वीजा कार्ड्स हैं, पेमेंट बैंक्स. तो क्या वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकते हैं कमर्शियल बैंक्स में? यस, डिपॉजिट आप कर सकते हो अपना पैसा इन सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट. पेमेंट्स नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं, ये कोई आपका अकाउंट नहीं ओपन हो रहा है सच, तो यहाँ पे आप डिपॉजिट नहीं कर सकते हो. पेमेंट बैंक में आप डिपॉजिट कर सकते हो अपना पैसा. लोन की जब बात आती है, कमर्शियल बैंक से आप लोन डेफिनेटली ले सकते हो, कमर्शियल बैंक आपको लोन दे सकते हैं. पेमेंट नेटवर्क ऑपरेटर्स नो, एंड पेमेंट बैंक आपको लोन नहीं दे सकते हैं. तो रिमेंबर दिस थिंग. देन जब पेमेंट करने की बात आती है तो यस, कमर्शियल बैंक इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो. पेमेंट नेटवर्क ऑपरेटर्स मेन पर्पस ही उनका ये है, दे कैन डू द पेमेंट इजीली. पेमेंट बैंक्स में भी आप, बिकॉज वो आपको इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करे, तो पेमेंट आप कर सकते हो, बट पेमेंट बैंक आपको लोन नहीं दे सकते. गोइंग फर्दर वी सी, अब जब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन पेमेंट्स बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एरिया है. सो इस केस में अगर हम बात करें, दे कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट बट ओनली अप टू ₹1 लाख, एक लिमिटेशन है. स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के, ये अनदर टाइप ऑफ द बैंक है, दे आर अलाउड टू टेक डिपॉजिट्स ऑफ एनी अमाउंट. तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में कोई लिमिटेशन नहीं है जब एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स की बात आती है. पेमेंट बैंक में आप सिर्फ ₹1 लाख मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हो. पेमेंट बैंक लोन फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करते हैं, बट स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, एसएफबीज, दे कैन लेंड, बट वो फोकस जो होता है स्मॉल लेंडिंग पे होता है. ओपन कर सकते हो आप अपना सेविंग्स अकाउंट पेमेंट बैंक में. जब स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं तो स्मॉल, दे कैन अगेन गिव स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन्स टू बिजनेस यूनिट्स, लाइक फार्मर्स को भी दे सकते हैं, एमएसएमई सेक्टर्स को भी दे सकते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी दे सकते हैं. रेमिटेंसेस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं पेमेंट बैंक, अगेन स्मॉल फाइनेंस बैंक भी प्रोवाइड करते हैं, बट वो क्रेडिट कार्ड्स भी प्रोवाइड करते हैं क्योंकि लोन्स वो दे सकते हैं. देन पेमेंट बैंक इशू कर सकते हैं आपको एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी कर सकते हैं. दे आर नॉट अलाउड टू इशू क्रेडिट कार्ड्स, पेमेंट बैंक्स. स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आपको इंश्योर कर सकते हैं 50% ऑफ लोन पोर्टफोलियो कॉन्स्टिट्यूट एडवांसेस अप टू ₹25 तक का लोन दिया जा सकता है by the small finance bank. And payment banks lastly, they can distribute products like mutual funds, insurance, third party loans. And small finance banks, they can also distribute these financial products like mutual funds, insurance and pension. Lastly, we see again from another source difference between them. तो एज अ प्रमोटर पेमेंट बैंक के कौन कौन से प्रमोटर हो सकते हैं, मतलब कौन कौन ओपन कर सकते हैं पेमेंट बैंक को? तो प्रीपेड कार्ड इशूअर्स, टेलीकॉम कंपनीज भी पेमेंट बैंक्स कर सकते हैं, लाइक एयरटेल पेमेंट बैंक्स हैं. एनबीएफसी कर सकते हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स लाइक जियो का अपना पेमेंट बैंक है, सुपरमार्केट चेन्स, कॉर्पोरेट्स, रियल्टी सेक्टर्स. सो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की बात करते हैं तो इंडिविजुअल प्रोफेशनल्स या प्रोफेशनल्स भी ओपन कर सकते हैं, बट वहाँ पे एक लिमिटेशन है कि 10 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंस में, एनबीएफसीज या माइक्रो फाइनेंस में या लोकल एरिया बैंक्स में. तो 10 ईयर्स एक्सपीरियंस मैंडेटरी कंडीशन है. एंड व्हाट दे मस्ट डू, तो ये कुछ अगेन कुछ लिमिटेशंस हैं जो उनको फुलफिल करना इंपॉर्टेंट. यू कैन जस्ट गो थ्रू इट. व्हाट दे कैन डू, ये हम ऑलरेडी इन डिटेल कवर कर चुके हैं. स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में अगेन जो इसमें फॉरेक्स रिजर्व सेल कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस सब प्रोवाइड कर सकते हैं. दे कैन एक्सपैंड अक्रॉस द कंट्री ऑल्सो. देन व्हाट दे कैन नॉट डू, तो ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेना. डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं एंड आगे भी आ सकते हैं. तो पेमेंट बैंक क्या नहीं कर सकते हैं? क्रेडिट कार्ड्स नहीं दे सकते, लोन्स नहीं दे सकते, क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेज नहीं हैंडल कर सकते हैं, एंड एनआरआई डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट नहीं करते. स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की बात करते हैं तो लार्ज लोन्स नहीं दे सकते क्योंकि नेम में ही स्मॉल आ रहा है. एंड देन
सब्सिडरीज नहीं फ्लोट की जा सकती हैं, दे कैन नॉट डील इन सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में डील नहीं कर सकते। इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, बट नॉट इन केस ऑफ सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर, एंड ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर सेशंस एंड डू सब्सक्राइब टू आंसर गाइड, स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग।